जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग सविंद्र सिंह सर की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 25 टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें से स्पेसिफिक जो है हम लोग टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर के बारे में समझेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस टेम्परेचर वाले पार्ट के से। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि आपका टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, आपका ओशियनिक टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इसे पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग सोर्सेज ऑफ हीट ऑफ ओशियन के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्र जो है भैया इतना बड़ा है, इसको हीट कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब कोई मतलब छोटा सा पतीले में पानी रख के तो है नहीं कि गैस पे लगाया और उबलना शुरू हो गया, हीट मिलना शुरू हो गया। ओशियन तो इतना बड़ा है, तो इसको सोर्सेज कौन कौन से, इसके सोर्सेज भी कई होंगे और कौन से सोर्सेज हैं इसी के बारे में समझेंगे। फिर तीसरा, मेजरमेंट ऑफ ओशनिक टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, यानी कि ओशियन का तापमान किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है। क्योंकि भैया छोटी सी तो फिर अगेन ओशियन है नहीं कि मग्गा हमने लिया, यहाँ धरा और उसमें क्या किया, थर्मामीटर लगा के तापमान नाप के भैया हो गया, तापमान इतना आ गया। ओशियन क्या है, आपका बहुत ही बड़ा है। ठीक है, बात को समझिए। तो उसको यूज करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपके होंगे। ठीक है, और ओवर टाइम आपके इवॉल्व भी हुए होंगे। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में इसमें हम समझेंगे। उसके बाद ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे आप जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था, तो हमने समझा था कि वहां पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे ओशियन का टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते हम जो है डेली रेंज एंड एनुअल रेंज ऑफ ओशनिक टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और वहीं पे आपकी कहानी जो होगी इस चैप्टर की, माफ करिएगा चैप्टर की नहीं, इस टॉपिक की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखे हैं ना तो कोनो दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं भैया कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम ओशनिक टेम्परेचर की बात करेंगे। तो देखो, टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर मतलब क्या, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी चीज आप ले लो, वो कितनी गर्म है। ठीक है, क्या है, वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वही जो है टेम्परेचर दर्शाता है, यानी उसकी डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, या कितनी गर्म है। अब उसी को हम ओशनिक टेम्परेचर कह दें तो यानी ओशियन का तापमान, यानी ओशियन कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वही आपका क्या है, ओशनिक टेम्परेचर हो जाता है। सिंपल सा केवल मतलब इसका ये हुआ। ठीक है, यानी ओशनिक टेम्परेचर मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ओशियन वाटर। कि हमें ये दर्शाता है कितना कोई चीज वाटर कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डेप्थ इन द ओशियन। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह से हम जो है एयर टेम्परेचर को नापते हैं जमीन के ऊपर, साइंटिस्ट जो हैं क्या है, सी वाटर के टेम्परेचर को क्यों नापते हैं, तो वो इस वजह से नापते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हीट जो है वो ओशियन के क्रॉस कैसे है, कैसे फैला हुआ, कैसे स्प्रेड है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमें ये जानने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि भैया ओशियन, मान लो ओशियन ठीक है फैला हुआ है, ठीक है, इससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, हमें क्या लेना देना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, या क्यों जरूरी है इसका तापमान के बारे में समझना। तो उसकी हम बात करते हैं। देखो, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग ओशियनिक टेम्परेचर। ओशियन टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि ओशियन तो भैया छोटी मोटी चीज है नहीं, बहुत फास्ट एरिया में फैली हुई है।
तो ओशियन क्या करता है, जब उसके ऊपर इंसोलेशन यानी सोलार रेडिएशन यानी जो सन की किरण जब आती है, सन की रे जब उस पे पहुँचती तो क्या करती है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, स्टोर करती है एंड रिलीज़ करती रहती है सन ही अर्थ की हीट एनर्जी को। जिससे आपका क्या है, पूरा अर्थ का क्लाइमेट जो है अफ़ेक्ट होता है, ठीक है? आपकी जो रेनफॉल होते हैं, आपके मानसून होते हैं या इवन आपके जो स्टॉर्म फॉर्मेशन होते हैं, वो इससे अफ़ेक्ट होते हैं। इस वजह से जो है हमें क्या है, इसका तापमान क्या है समझना आवश्यकता है। ठीक है? कि कितनी तापमान कर रहा है, यहाँ पे तापमान इतना होगा तो यहाँ ऐसी चीज़ें होंगी, सब चीज़ों के बारे में ये हमें दर्शाता है। दूसरा क्या है, आप अभी आगे चलोगे 1-2 लेक्चर के बाद में, 1-2 चैप्टर के बाद में ओशियन करंट के बारे में समझोगे, उसका अलग इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? तो ये जो टेम्परेचर है, ये ओशियन करंट को भी इफ़ेक्ट डालता है, कहीं पे वार्म ओशियन करंट पाई जाती है और कहीं पे आपकी ठंडी ओशियन करंट पाई जाती है। बेसिकली इसका ओशियन करंट का मतलब क्या होता है, तो हम अभी नहीं करेंगे, ये अपना में एक अलग मुद्दा हो जाएगा, ठीक है? तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ऑलराइट, फिर तीसरा क्या है कि ये जो है मराइन लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि कुछ ऐसे मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो केवल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही क्या है वो जी पाते हैं या उस स्पेसिफिक टेम्परेचर वाले एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है? तो उनके वो कैसे रहते हैं, किस तापमान पे पाए जाते हैं, अगर हम मान लीजिए कोई आपको ऑर्गेनिज्म मिल गया, कोई एक्सटिंक्ट होने वाली ऑर्गेनिज्म हो और वो केवल उस पर्टिकुलर तापमान में पाई जा रही हो, तो हम उसको और वहाँ पे बढ़ाएँगे जिससे क्या हो वो और आपकी ग्रो करे, ये हमारे लिए आवश्यकता है। फिर तीसरा ये क्या है, चौथा मान लीजिए क्या है, ये जो है हमें जो आपके फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है? मछलियाँ देखो समुद्र में ऐसा नहीं कि समुद्र बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मछलियाँ आपकी जो होंगी हर जगह उतनी ही मात्रा में पाई जाती होंगी, ठीक है? कोई आपके ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे मछलियाँ कम पाई जाती हैं, कोई ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये इसका जो है जुड़ाव क्या होता है, टेम्परेचर से होता है, सी टेम्परेचर से होता है, ठीक है? तो ये क्या है, हमें रिच फिशिंग फिशिंग ग्राउंड्स को क्या है समझने में मदद करती हैं एंड सेफ शिपिंग रूट्स को समझने में मदद करती हैं, ठीक? और दूसरा क्या है, ये क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर होते हैं। यानी आप जो हो टेम्परेचर समझ के ओशियन का ये समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज पे क्या प्रभाव पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है? तो सिंपल चीज़ है, 5 पॉइंट क्लाइमेट को दर्शाता है, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट जो होता है, रेनफॉल हो गई, मानसून हो गई, ये सब ओशियन टेम्परेचर पे ही एक तरह से डिपेंड होती हैं। ठीक है? ठीक, फिर आपकी इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट हो गए, मरीन लाइफ सपोर्ट करता है। आपके लिए फिर ये रिच फिशिंग ग्राउंड जो हो गए उनके लिए ये दर्शाने में मदद करती हैं, पहचानने में मदद करती हैं। ठीक है? और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को भी एक तरह से इंडिकेटर होता है ये सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है। ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ओशियन टेम्परेचर क्या होता है, इसे क्यों पढ़ा जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपना मेन मुद्दा कि ओशियन को तापमान यानी हीट मिलती कहाँ से? देखिए, ओशियन का जो जैसे आपने एयर पढ़ा था, ठीक है? एयर के बारे में पढ़ा था, तो एयर को जो मेन तापमान है, वो कहाँ से मिलता था? एयर को जो मेन तापमान मिलता था, सन से मिलता था, इंसोलेशन से मिलता था। तो ठीक उसी तरह से ओशियन का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, या मेन सोर्स ऑफ हीट जो मिलता है, वो आपका क्या है? सन से मिलता है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? सन से मतलब जो आपकी मान लीजिए सन है, तो सन से जो आपकी रेज निकलती है ना, ये जो आपकी रेज निकलती हैं और ये अर्थ मान लीजिए हो गया हमारा, जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं ये रेज, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है? यानी आप सन रेज कह लो या इंसोलेशन कह लो, ये चीज जो है आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। ये आपका मेन सोर्स होता है हमारे सन के हीट का, ठीक है? तो आइए इसको एक बार हम स्लाइड के जरिए भी देख लेते हैं। यानी ओशियन जो है खुद अपना हीट नहीं प्रोड्यूस करता है, ऑलराइट? इन्हें जो है अदर सोर्स से हीट एनर्जी मिलती है, जिसमें से आपका जो मेन सोर्स ऑफ हीट हो जाता है या एनर्जी हो जाता है, वो होता है सन रेडिएशन, जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में डिटेल में हम जो है आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पे उतनी डिटेल में नहीं जाएँगे, बिकॉज़ हम जो है अभी ओशिनोग्राफी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अभी के लिए जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा, तो आप सिंपल भाषा में समझ लो कि इंसोलेशन मतलब क्या? सन की जो किरण आती है, रेज़ हमारे तक पहुँचती हैं, वो किरण जो होती है ना, वो एक शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती हैं। तो जो पहुँचती हैं उसे हम इंसोलेशन कहते हैं।
यानी जो आपकी एनर्जी जो है वो सन के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। वहां से ये जो लाइट हमें सन की दिखती है ना, इसी एरिया से क्या है निकलती है, जो कि सन का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो जब ये जो हमारे एनर्जी है ओशियन पे पहुंचती है या अर्थ सरफेस पहुंचती है, इसे ओशियन क्या करता है भैया, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड इससे क्या होता है, उसकी टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपको उसकी टेम्परेचर अफेक्ट करती है। ठीक है, ऑल्दो इसके अलावा भी क्या है, आपके और भी सोर्सेज होते हैं, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्राइमरी सोर्स आपका सन हो जाता है। और सोर्स क्या हो सकते हैं आपके, तो और सोर्स हो जाता है आपका जियोथर्मल एनर्जी हो जाती है। इसके बारे में आपने जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ा होगा। जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि जो अर्थ के इनसाइड से एनर्जी आती है, जो हीट आपकी आती है, वो आपकी जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यानी द हीट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम अर्थ इंटीरियर थ्रू क्रैक्स एंड वेंट इनटू द ओशियन फ्लोर। ठीक है, बट ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू हीट रिसीव फ्रॉम सन। उसके बाद कंप्रेसर ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर का जो दबाव उसके ऊपर खुद पड़ता है ना, यानी इस वाले एरिया पे जो दबाव पड़ता है सी वाटर का, इससे भी क्या है, प्रेशर जो पड़ता है, इससे भी क्या है, इनका जो है ये भी थोड़ी मोड़ी क्या है, हीट आपकी प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। ठीक है, यानी तीन मेन सोर्स आपके हो जाते हैं, जिसमें से मेन क्या होता है माफ करेगा, पहला मेन हो जाता है जो कि आपका इंसोलेशन हो गया, सन हो गया। उसके अलावा आपके दो अदर हो जाते हैं, जियोथर्मल एंड कंप्रेशन ऑफ सी वाटर। इसके अलावा भी आपके और सोर्स होते हैं। ठीक है, वो कौन से हो जाते हैं, जैसे आपकी कहने का मतलब वही हो गया कि ठीक है, ये सब आपकी प्रक्रिया जो है सोलर रेडिएशन से ही उत्पन्न होती है। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, आपकी इवापोरेशन वाली चीजें सब हो गई, इन सब से भी क्या है आपका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी मेन आपका क्या समझना है कि सोलर रेडिएशन से होती है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया आपका क्या, मेजरमेंट ऑफ ओशनिक टेम्परेचर, यानी ओशनिक टेम्परेचर को नापा कैसे जाता है। तो देखिए, आपकी जो बुक दी है समुद्र सिंह सर वाली, उसमें जो है केवल ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि मतलब बहुत पहले यूज हुआ करते थे या बहुत ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और जो आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में बुक में कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो जो बुक थी आपकी, वो उस समय ही सोचिए आप लिखी गई होगी, तो उस समय के इंस्ट्रूमेंट इसमें मेंशन है। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर में आपके जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उनको भी मेंशन कर दिया है। जो बुक के अंदर है, उनको मैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो पहला एक होता है स्टैंडर्ड थर्मामीटर यानी नॉर्मल थर्मामीटर। ठीक है, यानी सिमिलर टू ऑर्डिनरी थर्मामीटर। ठीक है, यूज फ्रॉम शिप और बोट टू रिकॉर्ड सी सरफेस डायरेक्टली, यानी सी टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर लगाया, टेम्परेचर नापा, आपको टेम्परेचर मालूम चल गया। इसके अलावा एक होता है रिवर्सिंग थर्मामीटर। ठीक है, ये क्या है आपका सब सरफेस, यानी देखिए सरफेस, सब सरफेस मतलब क्या, अगर ये कुछ चीज है, मान लो ओशियन है, तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो ये सरफेस वाला एरिया हम सरफेस का दे रहे हैं, उसके नीचे वाला एरिया हम सब सरफेस का दे रहे हैं। तो स्टैंडर्ड थर्मामीटर जो है आपका सरफेस टेम्परेचर के लिए पहले यूज हुआ करता था, और रिवर्सिंग थर्मामीटर आपका जो है नीचे जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए यूज होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, इट वॉज माउंटेड ऑन अ वाटर सैंपलिंग डिवाइस, जो कि निस्किन एक बहुत तरह का बॉटल हुआ करता। ठीक है, उतनी गहराई में मुझे नहीं पता और मैंने रिसर्च करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ठीक है, तो सिंपल समझो, एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर आपके लिए सरफेस के लिए जो होता है, सब सरफेस के लिए रिवर्सिंग होता है। तो होता क्या है, इट्स सेंट टू द डिजायर्ड डेप्थ पे इसे पहुंचाया जाता है। और क्या होता है, इसके अंदर जो मरकरी होती है ना, मतलब इसे इन्वर्ट किया जाता है, इसे मरकरी जो होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टेम्परेचर जो है वहां पे लॉक हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल से होता है, इसके अलावा और डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा आपका थर्मोग्राफ हो गया, मेजरिंग कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर। कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर आपका इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, आज के ज़माने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, अभी हो सकता है इसके अलावा भी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हो। पहला होता है आपका सीटीडी सेंटर, जो कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर डेप्थ नाम इसे है, फुल फॉर्म इसे है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, टेम्परेचर नापता है। इसके अलावा सैलिनिटी, डेप्थ वगैरह भी क्या है, इसके द्वारा नापी जाती हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट एवरी ओशिनोग्राफिक एक्सपीडिशन। दूसरा क्या होता है, आपके आर्गो फ्लोट्स होते हैं। फिर थर्ड क्या होता है, आपके एक्सबीटी होते हैं। और फोर्थ क्या होते हैं, सैटेलाइट सेंसर्स होते हैं। यानी सिंपल में भाषा में कहें तो आपके टोटल कितने हो गए, चार यहाँ पे हो गए और पहले तीन हो गए। पहला क्या था, स्टैंडर्ड थर्मामीटर था। सेकंड क्या था आपका, रिवर्सिंग थर्मामीटर था। थर्ड क्या था, थर्ड आपका थर्मोग्राफ था। और फिर मॉडर्न में आपके सीटीडी सेंसर्स, एर्गोफ्लैट्स, एक्सबीटी, ये सैटेलाइट सेंसर, ये क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है ओशन का टेम्परेचर नापने के लिए, सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है, मेजरिंग ओशन टेम्परेचर जो है हमें ये समझने प्रयास करता है कि सी जो है मतलब हीट कैसे मूव करता है विद इन द सी। अर्लियर
थर्मामीटर एंड मैकेनिकल डिवाइसेज वेयर यूज्ड, बट आज के टाइम में आपके सैटेलाइट्स वगैरह के द्वारा क्या है यूज किया जाता है, पहचाना जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, सोर्सेज ऑफ हीट ऑफ ओशियन कवर होता है, मेजरमेंट ऑफ ओशियनिक टेम्परेचर कवर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक टेम्परेचर पे। देखिए, देयर डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर जो है इसे दो तरीके से पढ़ा जाता है। कौन कौन से तरीके हो गए? तो पहला जो तरीका होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कि भैया जो इस तरीके से, यानी इक्वेटर से अगर मैं पोल की तरफ जाऊं और मैं तुमसे तापमान पूछूं तो आपका क्या हो गया, ये चीज जो हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल पढ़ने तरीका हो गया। और दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। वर्टिकल मतलब मान लीजिए ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब जब मैं गहराई में जाके ऊपर से और नीचे की तरफ क्या हूँ उसका तापमान समझने का प्रयास करूं तो उसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, तो आइए इसके बारे में भी और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशन टेम्परेचर का, इसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, द टेम्परेचर ऑफ ओशियन जो है ये हर जगह स्टार्टिंग में मैंने बताया था यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके इक्वेटर से पोल्स एंड फ्रॉम वन ओशियन टू अनदर क्या है वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन सेवरल नेचुरल कंट्रोलिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या है, दिस फैक्टर डिसाइड हाउ मच सोलर हीट द ओशियन वाटर रिसीव, रिटेन एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। पहला आपका लैटिट्यूड फैक्टर हो गया, सेकंड क्या हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हो गया, थर्ड क्या हो गया आपके प्रिवेलिंग विंड्स हो गए, फोर्थ आपके ओशियन करंट हो गए, एंड फिफ्थ जो है आपके माइनर फैक्टर्स हो गए, जिनके अंदर और फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है लैटिट्यूडनल फैक्टर्स को समझने का प्रयास करते हैं। लैटिट्यूड मतलब कि सोलर एनर्जी या सन रेज के बारे में। तो देखिए, इसमें होता क्या है, इंसोलेशन जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा आपका एटमॉस्फेयर वाला पार्ट उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, क्योंकि कई बार लोग क्या है ओशिनोग्राफी पहले आते हैं फिर एटमॉस्फेयर पार्ट वाले बाद में जाते हैं, तो उनके लिए यही बात है। देखो, हमारा जो सन है ना, ये मान लो आपका सन हो गया, ये क्या हो गया हमारा अर्थ हो गया। अब सन से जो आपकी एनर्जी आती है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसुलेशन है ना, धरती हमारी भैया छोटी सी चीज है नहीं, तो ये जो इंसुलेशन है ये हर जगह जो है अर्थ सरफेस पे एक समान नहीं पहुंचती है। क्या होता है, ये क्या है लैटिट्यूड के साथ साथ बदलता रहता है। कैसे बदलता है, तो देखो एक मिनट, इक्वेटर यानी आपके अर्थ के केंद्र के अराउंड क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, ये जो है आपके सन रेज जो होते हैं। देखो होता क्या, मान लो ये आपका कोई एरिया हो गया, तुमने कोई भी लाइट जलाई या कुछ भी मान लो किया या कोई भी चीज उस पर रख, मान लो एक तुमने क्या किया सीधे क्या किया वर्टिकल किसी चीज को रखने का प्रयास किया, और एक तुमने क्या किया उसको क्या किया एक तरह से इस तरह से करने का प्रयास किया। मान लो ये क्या हो गया, ठीक है इस तरह से भूल जाओ, मान लो क्या हो गया एक एक काटी हो गई, एक नेल हो गई। तुम खुद सोचो इसको अगर क्या करो भैया, एक हथौड़े से मारो तो क्या होगा। मान लो ये आपका एक हथौड़ा इधर हमने लगा दिया, ठीक, तो ए और बी में से अगर मैं आपसे पूछूं किसको आप आसानी से क्या होगा इजिली नीचे पूरा धसा सकोगे, तो सिंपल है जवाब होगा सर क्या होगा, हम ए को इजिली धसा सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होगा सरफेस एरिया वगैरह क्या होगा कम कवर कर रहा होगा। ठीक है, डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा कम कवर होगा, लेकिन यहाँ पे कील की जो सरफेस एरिया होगा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी सन की रेज होती हैं। जब मान लो ये आपकी अर्थ हो गई, यहाँ से सन की रेज आई, इक्वेटर पे क्या है ये सन की रेज जो है वर्टिकली पहुंचती हैं। वर्टिकली पहुंचती हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो जो इसकी इफेक्ट होता है ना, जो इसकी हीट होती है वो ज्यादा पता चलती है इन कंपेरिजन टू जब हम इधर पहुंचते हैं पोल्स की तरफ। तो यहाँ क्या है, ये क्या है यही रेज जो है आपकी थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। अब यहीं पे क्या है इनको उस वही सेम एनर्जी जो है आपकी लार्ज एरिया को कवर करने में टाइम लगता है। लार्ज एरिया कवर करते मतलब सेम एनर्जी यहाँ पे जो है छोटे एरिया पे पड़ रही है, तो यहाँ क्या है काटी घुस जा रहा है भैया आसान से, यहाँ क्या है वही सेम काटी है पर उससे थोड़ा हम स्लैंट करके लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या है ज्यादा दबाव देना पड़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हीट थोड़ी कम पहुंचती है। एंड क्योंकि सन हमारा अर्थ जो है भैया सीधा सीधी डंडी तो है नहीं, ठीक है, सीधी डंडी तो है नहीं,
तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी क्या है, जियोइड शेप है, तो यहाँ पे क्या है, अब मान लो ए एरिया हो गया और बी एरिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट से आपको कौन सा डिस्टेंस नजदीक लग रहा होगा, ठीक है, मान लो ये पूरा ये सीधे डंडी ये मान लो खींच दिया इस यहाँ से, तो आप कहोगे ऑफकोर्स आपको ए पॉइंट ज्यादा नजदीक है, बी पॉइंट ज्यादा नजदीक है, यानी सन रेज को यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, जहां से इनको रिफ्लेक्शन हो जाता है और भी चीजें क्या हो, एल्बिडो इफेक्ट वगैरह क्लाउड का लग जाता है, बाकी वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, कम एनर्जी पहुंचती है इंसुलेशन का। तो अब जब कम एनर्जी पहुंचती है, और अभी हमने देखा इंसुलेशन क्या है, मेन सोर्स है, तो जहां पे इंसुलेशन कम पहुंचेगा वहां पे क्या होगा, तापमान आपका कम होगा, राइट। इतना सिंपल से मैंने आपको समझाया। यानी इक्वेटर सनरेज वर्टिकली फॉल करते हैं, स्मॉलर एरिया कवर करते हैं, सो मोर हीट इज कॉन्सेंट्रेटेड। पोल्स की तरफ क्या है, स्लैंटिंग होती है, लार्जर एरिया में वही सेम एनर्जी आपकी स्प्रेड होती है, सो लेस हीट पर यूनिट एरिया आपकी कवर होती है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, इक्वेटर के अराउंड क्या है, आपके हाई टेम्परेचर पाई जाती हैं, लगभग 27 डिग्री से 28 के बीच में, एंड आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज होती हैं, पोल्स पे जाके 0 डिग्री तक ये हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप इक्वेटोरियल ओशन की अगर हम बात करें, इक्वेटोरियल के आसपास का जो एरिया है 27 उनका है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। इतना सिंपल में आया नहीं। मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर, अगर सिंपल भाषा में और कहूँ, मेन सोर्स क्या था, अभी हमने पढ़ा था, आपका सनरेज था, इंसुलेशन था। और अभी हमने देखा जो इंसुलेशन है वो क्या है, इक्वेटर से पोल वर्ल्ड की तरफ क्या है, डिक्रीज होता है। जब ये डिक्रीज होगा, हेंस टेम्परेचर ऑफ सी वाटर क्या है आपका, डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जिन लोगों ने एटमॉस्फेयर नहीं समझ रखा होगा उनको भी समझ में आया होगा, और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया ना, तो मुझे नहीं लगता कभी भी जिंदगी में आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। इतनी सिंपल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और उसके बाद नहीं आए तो एक बार और लेक्चर लेक्चर देखो, ठीक है, और किसी क्या है यूट्यूब चैनल से देखने का प्रयास करिए, बट ये बहुत आसान से मैंने समझाया है, ठीक है। फिर आपका क्या है, दूसरा पॉइंटर समझते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। पहला फैक्टर क्या है, लैटिट्यूडनल था, कि इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होता है इंसोलेशन, तो टेम्परेचर पे क्या है, डिक्रीज होता है। दूसरा क्या है आपका, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब क्या हुआ, देखो ये आपकी जो मान लो ये आपका अर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वेटर हो गया, तो आपका, हम सब जानते हैं ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसे हम नॉर्दर्न वाला एरिया हो गया, इसे क्या है नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, राइट, और इसे क्या है हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आप कभी मैप गलती से खोल के देख लेना, ठीक है। तो मैप में ये ध्यान दोगे या ग्लोब का भी देखना कि जो नॉर्दर्न वाला हेमिस्फीयर का पार्ट है वहां पे आपकी लैंड वगैरह क्या है ज्यादा पाई जाती है इन कंपेरिजन टू साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी यहाँ पे जो है वाटर ज्यादा पाया जाता है, ओशियन ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे जो है लैंड की डोमिनेंस होती है। तो आप कहोगे सर ये तो हम समझ गए, पर इससे टेम्परेचर से क्या लेना देना। तो देखो होता क्या है कि वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में लैंड जो है आपका जल्दी ज्यादा क्या है, रैपिडली क्या है, हीट होता है, एंड क्या है ये आपका कूल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये क्या है आपकी बहुत स्लोली होते हैं, ठीक है, स्लोली हीट होते हैं एंड कूल होते हैं। होता क्या है, यहाँ पे लैंड ज्यादा पाया जा रहा है तो लैंड जल्दी ज्यादा गर्म हो जाएगा, जल्दी ज्यादा गर्म होगा तो इसके क्या है आसपास के ओशियन में क्या है हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिस एरिया में लैंड ज्यादा पाए जाते हैं ना वहां पे टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे क्या है लैंड ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है वाटर ज्यादा पाया जा रहा है। तो अगर मैं तुम सिंपल पूछूं, मैंने इतना समझाया आपको कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर से टेम्परेचर कहाँ ज्यादा पाया जा रहा होगा, सिंपल सा जवाब होगा सर आपका जो होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में टेम्परेचर होगा ज्यादा पाया जा रहा होगा, ठीक। ये आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉइंट यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। तो लैंड एंड वाटर एब्जॉर्ब एंड रिलीज वही चीज आपकी यहाँ पे लिख रखी है, कूल्स एंड डाउन क्विकली होती है, एंड वाटर जो है आपकी बहुत स्लोली है होती है, एंड हीट को लॉन्गर स्टोर करती हैं। ये क्यों होता है, दिस हैपेंस ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ कि ये जो आपने समझाया क्विकली जो है और रैपिडली स्लोली जो है इनका क्यों होता है। तो देखो पहला फैक्टर जो होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इधर से पहले हटा दें, स्पेसिफिक ही मतलब होता है कि हाउ मच अ सब्सटेंस जो है कितनी हीट को, मतलब एक तरह से इस तरह समझो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यानी अगर मैं मान लो कोई 1 ग्राम का सब्सटेंस ले लूं, तो इस 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से तापमान बढ़ाने में
कितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी, यही आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यानी हाउ मच हीट अ सब्सटेंस नीड टू रेज इस टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट की आवश्यकता है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट होती है। तो ये जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है ना, ये लैंड के अंदर लो पड़ती है, यानी लैंड कुछ ज़्यादा क्या है आपकी बहुत कम होती है, यानी थोड़े से अमाउंट में क्या है लैंड आपकी जल्दी क्विकली क्या है आपकी हीट हो जाती है। लेकिन ओशियन को क्या है ज़्यादा हीट चाहिए होता है गर्म होने के लिए। फिर आपकी फैक्टर होती है मोबिलिटी। लैंड जो है भैया आपका ज़मीन जो है एक तरह से फिक्स सटीक है। इसके मैटर्स यहाँ वहाँ तो घूम नहीं रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इधर-उधर घूम नहीं रहे हैं। वाटर क्या है, वाटर भैया अपना आराम से फ्री है, मस्त मौला इंसान है। तो जब वाटर अपना मस्त मौला इंसान है, फ्री है, तो क्या होती है इनमें जो अब मान लो सन ने क्या किया भैया, पानी पे आया, गर्मी अपनी दिखाई पूरा एकदम। अब वो क्या हुआ लैंड की तरह तो मूव, लैंड क्या है फिक्स है, उस पे गर्मी पड़ती गई, पड़ती गई, पड़ती गई। पानी क्या है, उस एक तो पहली चीज़ सन क्या होगी ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। दूसरी चीज़ पानी जैसे ही गर्म हुआ, मूव कर गया, नीचे ठंडा पानी आ गया, वो और मूव कर गया, नीचे ठंडा पानी आ गया। तो इससे क्या होता है मोबिलिटी होती है। तो इससे क्या है आपकी ये कारण भी होता है कि उतनी जल्दी क्या है वाटर हीट नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर तीसरा ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ओपेक होती है, ज़्यादा अंदर तक ज़मीन के पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। फिर चौथा आपका इवापोरेशन, लैंड में क्या है लेस इवापोरेशन होता है और ओशियन में क्या है जाहिर सी बात है पानी में हाई इवापोरेशन होता है। तो अभी आप ये एटमॉस्फेयर वाले पार्ट पढ़ोगे, जब इवापोरेशन होता है ना वाटर का, तो उस टाइम क्या होता है आपकी जो है हीट जो होती है वाटर की, वो इवापोरेशन के दौरान स्टीम वेपर जो है आपकी एब्जॉर्ब करके लेती जाती है ऊपर की तरफ। तो वहां पे क्या है कूलिंग इफेक्ट आपका देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज हो गया आपका। तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है वाटर को और समय लगता है गर्म होने में। ठीक है। फिर कंडक्टिविटी हो गया, लैंड पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट जो है ओशन वाटर वगैरह जो है गुड कंडक्टर हीट मतलब होते हैं हीट के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इफेक्ट ऑन ओशन मैंने समझा दिया। नॉर्थ हेमिस्फीयर मैप यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा लैंड पाया जा रहा है, यहाँ पे कम लैंड पाया जा रहा है, वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपका ज्यादा पाया जाएगा वहां पे क्या होगा आपकी तापमान ज्यादा होगी, ज्यादा इफेक्ट होगी, ज्यादा वेरिएशन से कहे जाएंगे। जहाँ पे कम होगा वहां क्या होंगी मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। फिर तीसरा क्या हो गया आपका प्रिवेलिंग विंड्स हो गया। प्रिवेलिंग विंड्स मतलब क्या, हवा भी जो है ना वो ओशन के टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। कैसे, यहाँ पे आपकी देखो हवा में बारे में आप पढ़ोगे दो तरह की होती है। एक होता है आपका ऑन शोर विंड, ऑन शोर मतलब हमारी तरफ आ रहा विंड, और एक होता है ऑफ शोर विंड। ऑफ क्या क्या होता है भैया, ऑफ, एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। हाँ, तो एक होता है आपका ऑफ शोर, मुझे लगा वीडियो पॉज तो नहीं हो गया कहीं। एक होता है आपका ऑफशोर विंड। तो ऑनशोर विंड मतलब क्या कि हमारी तरफ आ रही विंड, ऑफशोर मतलब क्या हमारी तरफ से जा रही विंड। तो होता क्या है मान लो ये तुम्हारा लैंड हो गया, ठीक है भैया। अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा पूरा पानी हो गया। ठीक है, इधर भी एक बना देते हैं, ये तुम्हारा लैंड हो गया और ये जो है भैया पानी हो गया। अब होता क्या ऑनशोर विंड मैंने बताया जो अपनी तरफ आ रहा होता है, यानी इधर की तरफ जब आ रहा हो। ऑफशोर मतलब जब इधर से जा रहा हो। होता क्या है जब ऑनशोर विंड इधर आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं यहाँ से पूरी जो वाटर्स हैं इनको क्या करते हैं भैया इधर की तरफ क्या है ले आते हैं, यानी कोस्ट की तरफ रीजन की तरफ ले आते हैं। अब जब वाटर यहाँ पे क्या इकट्ठा होने लगता है तो क्या होता है ये वाटर जो है यहीं से अब इसको तोड़ के आगे निकल नहीं पाते हैं। इधर से आपकी हवा बह रही होती तो इसको पीछे जाने नहीं देती, तो क्या होते हैं ये यहीं से रास्ता अपना नीचे की तरफ नाप लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं नीचे की तरफ नाप लेते हैं। और ये क्या है भैया ऑफशोर विंड, ये क्या करते हैं इसको यहाँ से हटा ले जाते हैं। क्या करते हैं इसको हटा ले जाते हैं। अब इससे होता क्या है वो हम समझते हैं। देखो ऑफशोर विंड क्या करते हैं, फ्रॉम लैंड टू सी दे पुश वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन एंड आउट इनटू द ओपन ओशियन। ठीक, ऑफशोर विंड जो हमारी तरफ से जा रहा होता है लैंड टू सी। ठीक है, तो एज दी वाटर वार्म सरफेस क्या आता है मूव करता है, तो क्या होती है आपके नीचे से ठंडी जो वाटर पानी है वो ऊपर की तरफ अपवेल करना स्टार्ट कर देती है, इसे हम कहते हैं अपवेलिंग कहते हैं।
तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे से अपवेल होने, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है आपका कम हो जाता है ओशियन का, ठीक? जहाँ पे आपकी ऑफशोर विंड देखी जाती है। वहीं पे आपकी ऑनशोर विंड क्या हो गई, जो क्या है आपकी सी से लैंड की तरफ आती हैं, तो ये क्या अर्थ करती हैं, विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, दे पुश वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड द कोस्ट लाइन, दिस लीड्स टू एक्लिमेशन ऑफ वार्म वाटर नियर द शोर कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल वाटर टू राइज। यानी जो हवा हमसे दूर जाती है वहां पे क्या करती है, ओशन को ठंडा करती है, जो हमारी तरफ आती है वो गर्म करती है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज आप फिर वही चीज आपका एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, विंड्स वाले चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो होता क्या है, आपकी जो ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक वाला एरिया हो गया, ठीक है। या तो होता क्या है यहाँ पे आपकी इस एरिया में आपकी जो हवा है ना वो आपकी क्या है, मान लो ये सब कॉन्टिनेंट है तो हवा इसे ट्रेड विंड कहा जाता है। ये आपकी कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं। अब आप कुछ नोटिस करो, क्या नोटिस करो, एक मिनट, ये नोटिस करो आप, ये जो आपकी सब हवा जा रही हैं ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट से लैंड से दूर जा रही हैं, यानी हमसे दूर जा रही हैं, तो ये क्या होंगी, ऑफशोर विंड होंगी। ये क्या होंगी, ऑफशोर विंड होंगी। तो जब ये दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो होगा कम होगा, राइट। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक। ये चीज क्लियर है। इसी वजह से आप वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये क्या है, अफ्रीका है तुम्हारा, ठीक। तो ये जो अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे क्या करती हैं, ट्रेड विंड जो कि ऑफशोर विंड होती हैं, कॉजेज ऑफ वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर मेकिंग द कोस्ट व्हाट, कूलर देन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी इधर के कंपेरिजन में यहाँ पे क्या है, वाटर ठंडी पाई जाती हैं एट द सेम लैटिट्यूड्स। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब हम आते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट मैंने बताया ये आपका एक अलग से ही पूरा डिटेल में चैप्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ सिंपल जान लो कि ओशियन करंट मतलब क्या होता है, कि एक लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर होता है। ये मतलब मान लो ये तुम्हारा खूब बड़ा सा ओशियन हो गया, अब ये क्या हो गई, ये वाटर आपकी एक लार्ज स्केल मूवमेंट ही पूरा एक तरफ मूव कर रहा हो, फिर ठीक है, ये इतना बड़ा ओशियन तुम्हारा एक तरफ मूव कर रहा हो, तो ये क्या ओशियन करेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। दैट ट्रांसफर हीट, तो होता क्या है, ओशियन करंट तुम्हारी दो तरह की होती है, गर्म होती है, ठंडी। तो जाहिर सी बात है जहां गर्म ओशन करंट होंगी वो गर्म लाएंगे, जहां ठंडी होंगी ठंडी लाएंगी। इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस हम क्या करेंगे, आपकी ओशन करंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। फिर इसके अलावा आपकी माइनर फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, इन एडिशन टू द मेन फैक्टर दे आर फ्यू लोकल और सेकेंडरी इन्फ्लुएंसेस दैट आल्सो। पहला आपका हो गया सबमरीन रीजन्स और ओशन टोपोग्राफी, यानी अंडर वाटर जो रिच पाए जाते हैं, प्लेटियूज पाए जाते हैं, ठीक है। ये रीजन वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में हम इस ओशनोग्राफी को मैंने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, पहला चैप्टर जो था वहां से आप देख लेना इसके बारे में, ठीक है। तो ये दे इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ कंट्रोल करेंट्स, क्या करते हैं, करेंट्स के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ब्लॉक करके, डाइवर्ट करके, डिफ्लेक्ट करके वहाँ की टेम्परेचर को क्या इफेक्ट डालते हैं। फिर आपकी लोकल वेदर कंडीशन हो गई, क्लाउड कवर, कहीं बारिश हो गई भैया, इवापोरेशन जो हो गए, ठीक है। फिर आपकी क्लियर स्काई हो गई, क्लाउडी स्काई, जहाँ क्लाउडी स्काई होगी वहां पे सूरज की किरणें कम पहुंचेंगी तो वहां तापमान कम रहेगा, जहाँ कम नहीं रहेंगी वहां पे किरणें ज्यादा पहुंचेंगी, तापमान ज्यादा रहेगा, सिंपल, ठीक है। फिर आपकी लोकेशन है, शेप ऑफ दिस, ये भी क्या हमें समझना वाली बात है, ठीक है। इधर आप ध्यान देना अपना, होता क्या है, आपकी जो इनक्लोज सी होती है, जैसे सी होती है, जैसे आप मेडिटेरेनियन सी आप देखोगे तो ये क्या है, एक तरह से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये सी तुम देख लो, ठीक है, ये क्या है, घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इनकी टेम्परेचर जो है ज्यादा होती है, क्यों, पहला इनका जो है मूवमेंट बड़े जो खुला ओपन ओशियन होता है उससे ज्यादा हो नहीं पाता है। दूसरा क्या कि यहाँ पे इवापोरेशन ज्यादा होता है, ऊपर से क्या है, ये हॉट लैंड मास से क्या है, ज्यादा क्या है, सराउंड होते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है, ज्यादा क्या है आपका पाया जाता है। इन कंपेरिजन टू ओपन ओशियंस है बेटर सर्कुलेशन एंड मिक्सिंग, मोर मॉडरेट टेम्परेचर क्या है यहाँ पे पाया जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ऑलराइट। तो अगर आपको समरी इसका कहूँ तो लैटिट्यूड आपका हो गया फैक्टर, यानी इंसुलेशन वाला, जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ घटता है। फिर आपका अनइक्वल लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर पाया जाता है, तापमान वहां पे मोर यूनिफॉर्म होते हैं। प्रिवेलिंग विंड हो गया, ऑफशोर ऑन विंड, ऑनशोर वाली विंड अभी मैंने समझाया, उसको समझो।
ओशन करंट वाली बात हो गई, या फिर आपकी लोकल मॉडिफिकेशंस हो गई, रीजेज वाली चीज़ें। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो। आई होप आपको इतनी चीज़ें अभी तक जो इतना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब जो है यही चीज़ अगर आपको देखो ये समझ में आ गया होगा ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको क्या होगा, 1% भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आई। जो हमने डिस्कस किया उसी को यहाँ पे बस आप टेम्परेचर डेटा हम देख लेंगे। ऑलराइट, इसमें यही है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक टेम्परेचर मींस हाउ टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन ओशियन सरफेस। ठीक है, अक्रॉस लैटिट्यूड अक्रॉस डिफरेंट रीजन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो 27 डिग्री आपका इक्वेटर के अराउंड पाया जाता है, वो डिक्रीज होते होते क्या है आपका पोल की तरफ डिक्रीज होता जाता है। तो सिंपल ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जनरल पैटर्न ये था कि इक्वेटर टुवर्ड क्या है, ये पोल की तरफ डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ये जो आपकी इसके टेम्परेचर घटने की, हमने तो ये समझ लिया भैया कि डिक्रीज होते हैं, पर इसकी दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं। तो जिस रेट से टेम्परेचर आपका जो है घटता है विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, वो अराउंड 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। यानी टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, आपका इक्वेटर पे अराउंड 27-26 के आसपास टेम्परेचर एवरेज पाया जाता है। फिर जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये टेम्परेचर जो है आपका क्या है, घटता जा रहा है। ठीक है, सिंपल इज इतना सा है। हाउएवर दिस पैटर्न, हाउएवर क्या होता है ना, कि जो रेट हो गया डिक्रीज होने का, ये पैटर्न जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, तो इसमें आपके कुछ लोकल चीजें भी होती हैं, कहीं पे बारिश वगैरह चीजें हो गई, ठीक है, क्लाउड वाली चीजें आपकी हो गई, इवापोरेशन जैसी चीजें होंगी। ठीक है, इट गेट मॉडिफाई, फिर आपकी ओशियन करेंट, विंड से लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकल फैक्टर से क्या है आपकी ये इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल आइडिया आपको देने का बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो जैसे मैं बताया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या है, एवरेज टेम्परेचर जो हो गया, हमने डिस्कस किया था ना अनइक्वल वाले में डिस्ट्रीब्यूशन में, कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड पे आ जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो जाहिर सी बात है 19.4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा होता है। ठीक, ये क्यों होता है तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद हाईएस्ट ओशियन सरफेस, यहाँ पे ध्यान दें। अब एक और चीज समझो, मैंने आपको बताया था कि इंसुलेशन जो है मेन सोर्स होता है, उससे आपका टेम्परेचर प्रभाव डालता है। बट यहाँ मेन बात ये ध्यान देने वाली बात, इस हिसाब से कहोगे सर, आपने कहा इक्वेटर यानी 0 डिग्री पे इंसुलेशन सबसे ज्यादा पहुंचता है, इस हिसाब से टेम्परेचर जो होगा वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान देने वाली, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार लोग क्या है गलत करके आ जाते हैं कि हाईएस्ट ओशन टेम्परेचर क्या है, क्या ये उस इक्वेटर पे पाया जाता है, इसी को लोग गलत करके आ जाते हैं। ये जो है हाईएस्ट टेम्परेचर हमें ध्यान देना है, चाहे आपका एटमॉस्फेयर पढ़ो चाहे ओशिनोग्राफी पढ़ो, हर जगह हाईएस्ट टेम्परेचर जो है कभी भी आपका इक्वेटर पे नहीं पाया जाता है, बल्कि उसके आसपास अराउंड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है, टेम्परेचर इंसुलेशन बहुत ज्यादा पहुंचता है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो इवापोरेशन ज्यादा होती है, वहां पे क्लाउड कवर ज्यादा पाया जाता है, तो क्या है, बादल बादल वहां पे भैया छाए रहते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी भैया बारिश वगैरह होती रहती है, तो उससे क्या टेम्परेचर वहाँ का थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू एरियाज अराउंड दोज। ठीक है, तो इक्वल एक्सपीरियंसेज हैवी रेनफॉल एंड थिक क्लाउड कवर व्हिच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, जस्ट नॉर्थ ऑफ स्काईज आर रिलेटिवली क्लियर, इंसुलेशन इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, इसके बाद आप जब बुक ओपन करोगे या, ठीक है, तो उसके अंदर अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर बताया हुआ है, आपका इंडियन ओशियन का बताया हुआ है, पैसिफिक का बताया। तो इतनी डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पार्ट को जो है इग्नोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस डिटेल में बुक बुक ही आप देखो, इतनी मोटी भैया किताब है, तो इतनी चीजें आप याद करने बैठ जाओगे, पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो सिलेबस जो का कवर ही होता रह जाएगा। फिर भी मैंने आपको एक शॉर्ट में यहाँ दे दिया है, इसको एक बार आप समझ लेना। ठीक है, कुछ नोट्स मैंने दे दिया है, कहीं से क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस ओशियन का पाया जाता है, तो हमें क्या क्या लगाना है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है, इट इज जो वार्मेस्ट ओशियन ओवरऑल होती है। फिर आपके अटलांटिक ओशियन की बात करें तो इसमें क्या है, टेम्परेचर जो है डिक्रीजेज विथ लैटिट्यूड इट लेस ड्यू टू वार्म करंट, यानी
अभी हमने रेट की बात की थी ना, रेट क्या था 0.5 एफ की रफ्तार से आपका क्या था घूम रहा था, लेकिन क्या है हर ओशियन के लिए अलग अलग होती है क्योंकि लोकल फैक्टर्स आपके इफेक्ट डालते हैं। और इन सब चीज़ों में से जो अटलांटिक ओशियन होता है इसकी इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के साथ जो टेम्परेचर डिक्रीज होने वाली बात होती है, सबसे कम इसका रेट होता है अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार पढ़ लेना, राइट। इतनी डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। रेट ऑफ डिक्रीज जो होता है विथ लैटिट्यूड ऑफ टेम्परेचर वो अटलांटिक ओशियन का सबसे ज़्यादा कम होता है, एंड सबसे ज़्यादा जो गर्म ओशियन होता है पैसिफिक ओशियन होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा जो है भैया फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर कवर होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कवर होता है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर, डेली रेंज ऑफ ओशियन टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज ऑफ ओशियन टेम्परेचर। तो देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि जब हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हैं, अभी तक क्या थे हम अर्थ से लेकर इधर की हम बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स हम बात कर रहे थे। अब क्या होगा हम किसी मतलब पूरा टॉप से लेकर नीचे की तरफ हम बात करेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। तो जिस तरह से आपका जो है विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टेम्परेचर घटता रहता है, उसी तरह से विथ इंक्रीजिंग डेप्थ आपका टेम्परेचर जो है वो क्या है डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, उसके बारे में और समझते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो देखो वो समझते हैं। सन जो है ना, अभी हमने देखा सन जो है मेन सोर्स वो हो गया। अब मान लो ये तुम्हारा ओशियन है और ये पार्ट हो गया ए, ये पार्ट हो गया बी। और जब सन की रेज इस पे पड़ेंगी तो तुम खुद मुझे बताओ ए वाले एरिया में से और बी वाले एरियाज में से सन की रेज कहाँ ज्यादा पाए जा रही है। या मान लो तुम सी मान लो ये हो गया, तो इन तीनों में से सन की रेज कहाँ पे ज्यादा पाए जाएंगे। तो आपको और तुमको सर ए पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, बी पे उससे कम, और सी पे क्या होगी मान लो पाई नहीं जाएगी, बहुत गहराई नहीं पहुंच गया या बहुत कम पहुंचेंगी। तो जाहिर सी बात है जहां तक सन की रेज ज्यादा पहुंच रही होंगी तो इससे क्या होगा ए के टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सी वाले एरियाज। ठीक है, तो इतना सिंपल सा आपका चीज है। यानी सनलाइट कैन पेनिट्रेट ओनली वेरी डीप, यूजुअली लगभग 200 मीटर तक ही जा पाते हैं। ठीक है, तो बिलो दैट सनलाइट बिकम वीक और एब्सेंट, सो टेम्परेचर डिक्रीजेज रैपिडली विद डेप्थ। यानी जहां तक एक तो आपका टेम्परेचर हमने क्या देखा घटता है डेप्थ के साथ, ऊपर से जहां तक सनलाइट पहुंचती है वहां तक मतलब बहुत कम घटता है, लेकिन जहां तक जैसे सनलाइट क्या है वीक हो जाती है एब्सेंट हो जाती है वहां पर रेट जो है अचानक से क्या है इनका घट जाता है। अभी यहाँ देखो तुम, ये देखो यहाँ तक क्या थी भैया सनलाइट मान लो पहुंच रही थी तो क्या था आराम से टेम्परेचर घट रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है जहां सनलाइट आपकी पहुंचना तुरंत आप ग्राफ देखो तुरंत आपका यहीं से डाउन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ समझ में आई, ऑलराइट। सो जनरल पैटर्न में आपको ऑलरेडी बता चुका, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर जो है डिक्रीजेज, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नॉट एट द सेम रेट एवरीवेयर। ठीक है, इस आधार पर ओशियनोग्राफर्स जो हैं बेसिकली साइंटिस्ट या कह लो जो भी चीज, इसको 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड किया गया है ओशियन को। ठीक है, पहला होता है सरफेस लेयर, दूसरा थर्मोक्लाइन लेयर और थर्ड होता है डीप लेयर। सरफेस लेयर मतलब जहां तक आपकी सन की रेज पहुंच रही है, थर्मोक्लाइन मतलब ट्रांजिशन जोन हो गया, और डीप लेयर मतलब कहाँ पे बिल्कुल भी सनराइज भैया हार मान गई हो। ठीक है, तो इससे आगे हम नहीं पहुंच सकते। सरफेस लेयर की बात करें, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओशियन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस टू अबाउट 200 मीटर तक आसपास एक पाया जाता है सरफेस लेयर। ठीक है, इसे मिस्ट लेयर भी कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज वेल मिस्ड बाई हवा वगैरह क्या है इनको घुमाती रहती हैं ऊपर नीचे करती रहती हैं वेव्स वगैरह, इस वजह से इसे मिक्स्ड लेयर भी कहा जाता है। एंड क्योंकि सनलाइट जो है यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकती है पूरी थ्रू आउट, इस वजह से इसे क्या है फोटिक जोन भी कहा जाता है। यानी पहला लेयर सरफेस लेयर, इसे और क्या कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है तो इसे मिक्स्ड लेयर भी कहा जाता है। और इसे फोटिक जोन मिक्स्ड लेयर क्यों, क्योंकि हवा वगैरह मिक्स करती रहती है, वेव्स मिक्स करती हैं। फोटिक जोन क्यों, क्योंकि यहाँ तक सनलाइट जो है पेनिट्रेट कर सकती है, पहुंच सकती है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ पे। रिसीव डायरेक्ट सोलर रेडिएशन मेकिंग वार्मेस्ट पार्ट ऑफ दी ओशियन, तो जाहिर बात है सरफेस टॉप लेयर आपको वार्मेस्ट पार्ट होगा ओशियन का। ट्रॉपिकल रीजन में बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है, सिंस इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेयर, यहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे डेली एंड सीजनल चेंजेस यहाँ पे क्या है देखी जा सकते हैं। ये सीजन का जो इफेक्ट होता है ना
वो क्या है, इस टॉप लेयर में भी प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ये गहराई में जाते रहते हैं, जो डेली टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, वेरिएशन होते रहते हैं, इनका इफेक्ट जो है नीचे जाते जाते खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, दे आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। यहाँ पे पेड़ पौधे जहां तक होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं, मछली वगैरह ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मराइन प्लांट देखो, सनलाइट जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से सनलाइट जो अपना बना सके। ठीक है, इन ट्रॉपिकल एरियाज क्या होता है, दिस वार्म लेयर एग्जिस्ट थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो ट्रॉपिकल एरियाज में अगर हम बात करें, तो ये जो सरफेस होता है, सरफेस लेयर जो होता है, ये आपकी गर्मियों के समय में बेसिकली पूरा थ्रू आउट द ईयर होता है। बट जैसे आपका विंटर वाला एरिया होता है ना, तो ये जो लेयर होता है ना, धीरे धीरे मतलब हटना चालू हो जाता है। नहीं, यानी वाइल इन मिड लैटिट्यूड की तरफ हम बढ़ते हैं, इट डेवलप मेनली समर व्हेन सोलर हीटिंग इज स्ट्रांग। इन ट्रॉपिकल एरिया जो थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि सनराइज उसी के एरिया में घूमती रहती हैं। पर मिड लैटिट्यूड में जहाँ सनराइज डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो भैया, वर्टिकली नहीं पहुंच सकती थ्रू आउट द ईयर, तो वहां पे क्या है, सोलर हीटिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे मिड लैटिट्यूड में कम पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली समर में केवल ये पाए जाते हैं, विंटर में ये नहीं पाए जाते हैं। सिंपल हो गया। ठीक है, फिर आपके आती है थर्मोक्लाइन लेयर, जिसे ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। ठीक है, बिटवीन दी आपकी वार्म सरफेस, पूरा ऊपर वार्म हो गया, नीचे आपका क्या कोल्ड हो गया, इसके बीच का जो एरिया इसे हम थर्मोक्लाइन लेयर कह रहे हैं। सिंपल, 200 से आपका 1000 मीटर पाया जाता है, नहीं सरफेस लेयर 200 से 1000 आपका थर्मोक्लाइन, उसके बिलो आपका डीप वाला हो गया। ठीक है, सो इट इज मार्क्ड बाई अ रैपिड फॉल इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, समटाइम्स अ ड्रॉप ऑफ अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो है आपकी जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है ना, जो यानी जो विंड वगैरह हमने देखा है, वाटर मिक्स होती है, इससे बैरियर की तरह काम करता है। यानी इसके इस लेयर्स के ऊपर ही चीजें होती रहती हैं, इसके नीचे क्या है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, या इस लेयर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो थर्मोक्लाइन इज क्रूशियल इन एस्मोडेबस, बस इससे ज्यादा और कुछ चीजें जानने की जरूरत नहीं है हमें। फिर आता है आपका डीप लेयर, जिसे एफोटिक जोन भी कहा जाता है। एफोटिक जोन जिसे हम कह रहे थे सनलाइट पहुंच रही थी, उसी का उल्टा एफोटिक, यानी सनलाइट नहीं पहुंचती, बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। ठीक है, टेम्परेचर हियर रिमेन, सब जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक होता है। बिकॉज सनलाइट डज नॉट रीचेज दिस डेप्थ, वाटर मूवमेंट इज वेरी मिनिमल। ठीक है, दिस लेयर इज डेंस, कोल्ड एंड थर्मली स्टेबल थ्रू आउट। थर्मली क्या, थ्रू आउट दिया, जैसे हमने देखा ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड में सरफेस लेयर जो था, ट्रॉपिकल में थ्रू आउट द ईयर पाया जा रहा था, यहाँ केवल समर में पाया जा रहा था। बट ये लेयर जो है, ये हमेशा कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट द ईयर पाई जाती है। और पोलार रीजन में क्या होता है, ये लेयर जो है ना, मतलब द कोल्ड सरफेस वाटर एक्सटेंड ऑल द वे डाउन, सो देयर इज नो वेल्ट। यहाँ पे मतलब पोलार रीजन में तो भैया तापमान हमने देखा 0 से 4 डिग्री, यानी ये यही सरफेस एक तरह से कह सकते हैं प्रेजेंट होती है, और बाकी जो वो थर्मोक्लाइन हमने पढ़ा, सरफेस पढ़ा, वो कुछ गायब हो जाती पोलर वाले एरियाज में। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखें तो देखो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जो होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, क्यों नहीं होता, देखो थ्रू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियन जो है आपका डिक्रीज होता है, बट टेम्परेचर एट ओशियन बॉटम क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, विच मीन्स दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इज मोर रैपिड नियर इक्वेटर देन टुवर्ड पोल। यानी कहने का मतलब ये है, जो तापमान घटने का दर होता है, रेट होता है, वो ऊपर की तरफ क्या है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है, लेकिन जैसे हम नीचे पहुंचते हैं, बहुत मतलब बॉटम की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो रेट है बहुत ज्यादा क्या है, घट जाता है। विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इज मोर रैपिड नियर इक्वेटर, एंड ये क्या होती है, मोर रैपिड होती है नियर इक्वेटर टुवर्ड द पोल। क्योंकि पोल पे क्या होंगे भैया, पोल पे तो पूरी आपकी क्या है, डीप लेयर ही पाई जा रही है। तो जब पूरी लेयर ही आपकी वही पाई जा रही है, तो यहाँ किसका टेम्परेचर तुम घटाओगे भैया, कितना टेम्परेचर घटाओगे। ठीक है, और इक्वेटर पे हो कि ऊपर टेम्परेचर आपका 3 लेयर पाई जा रही है, तो यहाँ पे रेट क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। ठीक, ऑल्सो आपका चेंजिंग सी टेम्परेचर जो है, वो पूरे 2000 मीटर के बाद नेजिबल हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि एरियाज ऑफ ऑफशोर विंड जो हो, जहाँ पे आपके ऑफशोर विंड पाए जाते हैं। ऑफशोर विंड मतलब क्या, कि जो हमसे दूर जा रहे हो, वहां पे क्या होता है, ये जो रेट होता है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, ये क्या होता है, लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है, देखो हमने देखा ऑफशोर विंड मतलब क्या,
कि पानी को दूर ले जाएंगे, पानी को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से जो ठंडी पानी होगी वो ऊपर की तरफ आएंगे। अब जब ठंडे पानी ऊपर की तरफ आएंगे तो इससे क्या होगा, ऊपर का तापमान भी आपका क्या होगा, कोल्ड होगा। नीचे का तो पहले से ही था। तो यहाँ पे जो चीजें आपकी बात करें, केवल दर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेट की हम बात करें, कितनी रफ्तार से घट रही है उसकी रेट की बात कर रहे हैं। तो जो आपके ऑफशोर रीजन वाले एरिया होते हैं, वहां पे जो रेट होता है टेम्परेचर का डेप्थ के साथ घटने का, वो क्या है, कम होता है। ठीक है, पहला क्या था, पोल पे कम होता है, फिर आपके ऑफशोर विंड पे कम होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है, और आपका ऑनशोर विंड पे ज्यादा होता है। ऑनशोर पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी आपके आते रहते हैं, और टेम्परेचर यहाँ नीचे कम होता है, तो रेट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली ओशियन टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, ये हमने देखा। हाउएवर इंक्लोज सी में फिर वही आपकी कहानी आ जाती है। इंक्लोज सी में क्या होगा, क्योंकि वाटर जो है, इंक्लोज सी मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ लैंड से, वाटर मिक्स हो नहीं पाएगा, वाटर मूवमेंट ज़्यादा हो नहीं पाएगा, ऊपर से लैंड आपके गर्म रहेंगे तो हीट ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, तो इंक्लोज सी में क्या होता है आपका, जो ये रेट होता है ना, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, और क्या होते हैं आपकी हाई टेम्परेचर जो है ग्रेटर डेप्थ तक पाए जाते हैं इंक्लोज्ड सी में। ठीक, क्यों होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और वहीं आपके, लेकिन हाई लैटिट्यूड में जब हम जाते हैं, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, कि इंक्लोज सी ऑफ लो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर वहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों होते हैं, दीज सीज आर इंक्लोज मतलब वाटर सर्कुलेशन आपका बंद हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाता है, रिमेन्स इन द डीपर लेवल। लेकिन अब वही इंक्लोज सी की हम मान लो हाई एल्टीट्यूड में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, आपका अपोजिट कंडीशन हो जाता है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन आपका एटमॉस्फेयर में भी होता है, लेकिन वो दूसरी चीज होती है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब टेम्परेचर का जो आपका नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर क्या है, घटता जाता है। इन्वर्जन मतलब कि ये उल्टा हो जाता है, यानी इन दीज रीजन क्या होता है, सरफेस वाटर कोल्डर देन वाटर बिलो, यानी ऊपर का जो है सरफेस वाटर ज्यादा ठंडा होता है इन कंपेरिजन टू वाटर बिलो, बिकॉज वहां पे एक तो इंसुलेशन कम पहुंच रही थी, ऊपर से ठंडा पूरा माहौल ही होता है भैया, तो ऊपर की पानी ज्यादा ठंडी होती है इन कंपेरिजन टू नीचे जहाँ पे इंक्लोज्ड सी की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट लूजेज हीट रैपिडली टू द कोल्ड एटमोस्फियर वाई डीपर वाटर स्टेट स्लाइटली वार्म। ठीक, तो ये चीज आपकी हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरियन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तापमान 24.4 डिग्री पाया जाता है, लगभग 2000 मीटर के डेप्थ पे। लेकिन वहीं पे इंडियन ओशन की बात करो तो देखो यहाँ पे क्या है, 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान ही पाया जाता है एट द सेम डेप्थ। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी इंक्लोज की। फिर दूसरा क्या, मतलब यानी कहने मतलब ये था, इंक्लोज सी आपका हो गया। इक्वेटर पे क्या है, क्यों इंक्लोज सी की टेम्परेचर जो है ज्यादा पाई जाती है ग्रेटर डेप्थ तक, लेकिन जब यहीं हम इधर चले जाते हैं तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना हो जाता है, यानी नॉर्मली ऊपर का तापमान गर्म होता है, नीचे का ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्लोज्ड से की केवल हम बात कर रहे हैं, हाई लैटिट्यूड में हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, ऊपर का ज्यादा ठंडा होता है इन कंपेरिजन टू डीपर लेयर। ठीक है, यही कहने का मतलब था उस पॉइंट का। ऑलराइट, और बाकी मैंने आपको समझा ही दिया। डेली रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर को हम समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, उसको जो मिनिमम टेम्परेचर से माइनस कर दो तो वही आपका डेली रेंज ऑफ ओशनिक टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, यानी अगर मान लो तुम्हारा एक दिन के 24 आवर के अंदर तुम्हारा मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे 24 या 20 डिग्री तापमान पाया जा रहा हो, यानी सबसे हाईएस्ट तापमान आपका 20 डिग्री गया हो, और पूरे दिन के अंदर सबसे कम तापमान जो 10 डिग्री आपका गया हो पूरे दिन के अंदर थ्रू आउट 24 आवर, तो 20 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो 10 डिग्री पड़ेगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, डेली रेंज ऑफ ओशनिक टेम्परेचर, या डायर्नुअल, यानी इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ, DUUDIURNAL, इसे कहा जाता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है भैया, ये डिफरेंस मतलब क्या होता है, देखो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, सनलाइट जो है डे ही मतलब ये चेंज क्यों आता है 24 घंटे में, इतना तापमान के अंदर चेंज क्यों आता है। ठीक है, सनलाइट जो है डे टाइम के अंदर क्या करती है, इंसुलेशन ज़्यादा पहुंचता है, सरफेस लेयर ऑफ ओशन क्या होता है, ज़्यादा हीट होता है।
एट नाइट क्या होती है भैया, इंसुलेशन रहती नहीं, सरफेस क्या है, हीट लूज करती है रेडिएशन के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू, हवा के साथ मिक्स होके। तो इससे क्या होता है, सरफेस वाटर बिकम स्लाइटली कूलर बाय नाइट। तो इस वजह से क्या है, आपकी ये डेनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखे जाते हैं, डिफरेंस देखे जाते हैं आपकी 24 घंटे अंदर टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, ये जो लेकिन डिफरेंस होता है ना, बहुत ही कम होता है, यानी केवल 1 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, और 10-20 का मैंने एग्जाम्पल केवल दिया था। रियलिटी में देखें तो डिफरेंस होता है, केवल 1 डिग्री का ही फर्क पड़ता है पूरे थ्रू आउट 24 आवर। ठीक है, दिस मीन्स ओशियन वाटर टेम्परेचर डज नॉट फ्लक्चुएट मच बिटवीन डे एंड नाइट। ठीक है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका पाया जाता है, ये क्यों होता है एग्जैक्टली, अभी हम आगे समझते हैं। पहले कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका पाया जाता है वो करीब 2 बजे के पास पाया जाता है, क्योंकि उस समय आफ्टरनून का टाइम होता है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा उस टाइम पहुँचती है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो कम पाया जाता है वो 5 एएम के अराउंड पाया जाता है, क्योंकि एकदम मतलब इंसोलेशन आपकी रात को एक चली जाती है, सन रेज कम हो जाती है और घटते-घटते हीट लूज़ करते-करते 5 एएम के बाद, क्योंकि 5 एएम के बाद जनरली सनराइज़ हो जाता है, तो फिर वहाँ तापमान आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? उसके बाद लैटीट्यूड साथ भी वेरीज करता है। लोअर लैटीट्यूड में क्या है, आपके 0.3 डिग्री का वेरिएशन ही देखा जाता है। ठीक है, और हाई में क्या है 0.2। सो इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द ओशियन सरफेस टेम्परेचर डज नॉट चेंज मच विद इन अ सिंगल डे। अब हम समझते हैं इस रीजन क्या है। ये जो हमने देखा डेली चेंज हमने समझ लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल दो, डेली रेंज निकल गया। फिर हमने देखा कि डेली रेंज जो होता है ये 1 डिग्री से कम ही होता है। तो ये इतना स्मॉल क्यों होता है, ठीक है, 10 डिग्री क्यों नहीं होता, 20 क्यों नहीं होता, 50 क्यों नहीं होता, इतना स्मॉल क्यों होता है, वो हम देखते हैं। पहला क्या कि हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्यों कि वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए रहता है अपना तापमान चेंज करने के लिए देन लैंड। सो इवन आफ्टर आवर्स ऑफ सनलाइट टेम्परेचर राइज क्या होता है, बहुत स्लो रहता है। दूसरा ये क्या होता है, सरफेस वाटर कॉन्स्टेंटली मिक्सड होते रहते हैं विद कूलर वाटर बिलो। दिस रिड्यूसेस द टेम्परेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। फिर तीसरा इवापोरेशन एंड हीट लॉस। इवापोरेशन क्या होता है, दिन में जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रभाव डालता है, तो इस वजह से टेम्परेचर उतना राइज हो नहीं पाता है। एंड देन नाइट रेडिएशन बैलेंसेज आउट द हीट गेन्ड। ठीक है, एंड फिर डेप्थ ऑफ हीटिंग, सनलाइट जो है ज़्यादा डेप्थ तक जा नहीं पाते हैं, मतलब ज़्यादा डेप्थ तक सेवरल मीटर तक जाते हैं, स्प्रेडिंग हीट डीप नॉट जस्ट ऑन द सरफेस। फिर आपके क्लाउड कवर भी क्या है, रिड्यूस कर देते हैं डे टाइम हीटिंग, ट्रैप द नाइट टाइम हीट। तो क्या होता है कई बार जब क्लाउड कवर पाते हैं ना, तो कुछ हीट जब आ जाते हैं आसानी से, लेकिन जब रात को ये चीज़ें जो है रिलीज करती हैं हीट को, तो ये इस हीट को वापस जाने भी नहीं देते थे, ट्रैप करके रखते हैं। इस ये तो इन सब चीज़ों के कारण आपकी जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है वो बहुत कम होती है, 1 डिग्री के आसपास ही होती है, उससे बिलो ही होती है। उसी तरह से आपका एनुअल रेंज होता है। एनुअल रेंज टेम्परेचर मतलब क्या कि पूरे साल का हम ले लेते हैं, वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ का डिफरेंस माइनस कर दो, आपका ये मिल गया, एनुअल रेंज मिल गया। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सिंपल सी बात है, सीजनल वेरिएशन। क्यों होता है ये देखो, ये हम देख जानते हैं, मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, अर्थ की ऑर्बिट हो गई, उसका वो हो गया। अब हम जानते हैं, या सन तुम्हारा बीच में हो गया, ठीक है, सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। अब हम जानते हैं अर्थ जो है हमारी सीधी नहीं बल्कि क्या है, टिल्ट है। क्या है आपकी, अर्थ क्या है, टिल्ट है। तो होता क्या है, यानी अर्थ इस तरीके से, तो होता क्या है, जब आपकी इस तरह की यहाँ पे रहती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या है, ज़्यादा हीट पहुँचता है इन कंपेरिजन टू दोज साउथर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन को। और जब ये आपकी अर्थ इधर आ जाती है तो इधर क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा हीट पहुँचता है इन कंपेरिजन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और हम जानते हैं जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा हीट पहुँचेगा तो क्या होगा, हम पूरी ओशन की बात करें ना, तो हीट क्या होगी, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहीं पे आपका अर्थ पहुँचता है तो क्या होगी आपकी हीट, क्या होगी भैया, एक तो वैसे हीट नहीं पहुँच रही, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे लैंड क्या होगी, हीट कम पहुँचेगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कहने का मतलब है कि थोड़ा कम होगा हीट। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, तो उस कहने का मतलब है सीजनल वेरिएशन की वजह से क्या है होता है, उसका रीजन मैंने बता दिया, सीजनल वेरिएशन कैसे होते हैं। ठीक है, सो इन समन सनराइज आर डायरेक्ट मोर हीटिंग, इन विंटर रेज आर स्लैंटेड लेस हीटिंग। तो सरफेस लेयर ऑफ ओशियन वाटर बिकम वार्मर इन समर एंड कूलर इन विंटर, सिंपल सी बात है। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ओशियन सरफेस का, ये यूजुअली क्या है, रिकॉर्ड किया जाता है अगस्त के राउंड, ना कि जून के राउंड, जब मैक्सिमम इंसुलेशन जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम रहता है। क्यों,
इवन द लॉन्गेस्ट डेज एंड मैक्सिमम, ये हमें ध्यान देने वाले थे। मैक्सिमम इंसोलेशन ऑकर इन जून, समर सोलिस्टाइस, ये जो आपको बताया था मैं ना, यहाँ पे जब अर्थ होता है इसे समर सोलिस्टाइस हम कहते हैं। तो इवन दो लॉन्गेस्ट डेज एंड मैक्सिमम इंसुलेशन जो है यहाँ पे पहुंचती है अर्थ के पास नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इसके बावजूद जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है वो आपकी अगस्त के महीने में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वाटर की हाइट जो होती है, हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसको ज़्यादा समय लगता है हीट को एब्जॉर्ब करने में, गर्म होने में। तो गर्म होते 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 मैक्सिमम टेम्परेचर जो जून में ना होके अगस्त में क्या है पहुंचती है। उसी तरह से आपकी जो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो विंटर सोलिस्टाइस की टाइम ना देख के उसके 3 महीने बाद फरवरी में देखा जाता है। ठीक है। दिस डिले रिस्पॉन्स ऑफ ओशियन टेम्परेचर टू सनलाइट, इसे क्या कहा जाता है? लैग ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान दें, लैग ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या, कि नॉर्मली जब आपका मैक्सिमम इंसोलेशन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम टेम्परेचर ओशन का मैक्सिमम ना होके उसके कुछ महीने बाद होता है, इसे ही लैग ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक, सिंपल सी बात आपकी। तो यूजुअली आपकी जो एवरेज रेंज ऑफ होती है ना, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो आपकी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ऑलराइट, ये फिर आपकी और फैक्टर पे डिपेंड करती है, इंसुलेशन पे हो गया, ओशियन करंट, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये। अब लास्ट चीज़ हमारा जो रहा आज का, वो रहा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो हमें जानना ज़रूरी है। वो क्या है? देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इन हाउ ओशियन सरफेस टेम्परेचर कंपेयर विद टेम्परेचर ऑफ द एयर अबव इट। हम बात कर रहे हैं ओशियन सरफेस, ओशियन के टेम्परेचर को और एयर के टेम्परेचर को, यहाँ कंपेरिजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, हमने वेरिएशन समझ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिए। अब क्या है, ओशियन वाटर और एयर के बीच के टेम्परेचर को कंपेयर करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। होता क्या है, बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में जो वाटर का टेम्परेचर होता है, नहीं जो ओशियन का टेम्परेचर होता है उसके सरफेस का, वो क्या होता है, वो स्लाइटली लोअर होता है देन एयर अबव इट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या है, इंसुलेशन ज़्यादा पहुंचती है। इंसुलेशन ज़्यादा पहुंचती है तो क्या होगा, ठीक है, इंसुलेशन क्या है तुम्हारी ज़्यादा पहुंचती है। इंसुलेशन ज़्यादा पहुंचेगा तो क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी। हीट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन से क्या होगा तुम्हारा भैया, कि वहाँ का वाटर क्या, अब ये मान लो इवापोरेशन हुआ, वाटर गर्म हो गई, भाप बन गई, तो ये क्या है, हीट ट्रैप होकर ना आपका इस एयर में चली जाती है, हीट यहाँ से निकल जाती है। तो एयर क्या है, गर्म हो जाता है, लेकिन वहीं जो आपका वाटर होता है, यहाँ से हीट निकल जाती है, तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देखा जाता है। यही कारण है कि आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में सरफेस वाटर का टेम्परेचर है वो स्लाइटली लोअर होता है इन कंपेरिजन टू द एयर अबव इट। ठीक है, ये बात समझ में आई। और वहीं आपकी बियॉन्ड 50 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, ये उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस वाटर क्या है, वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू एयर टेम्परेचर अबव इट। ये क्यों होता है, बिकॉज इन हायर लैटिट्यूड कोल्ड एंड डेंस एयर लाइज ओवर रिलेटिवली वार्मर ओशियन वाटर। यहाँ पे इवापोरेशन उतनी हो नहीं पाती है, तो क्या होता है, हीट उतनी जल्दी क्या है रिलीज नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, वाटर गर्म रह जाता है और एयर क्या है ठंडी रह जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में टेम्परेचर के बारे में समझाया, फ्रॉम बेसिक्स लेके पूरा एडवांस जो भी चीज़ें हमने देखी सब समझाया। हमने सोर्स देखा, हमने उस टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट देखे कैसे नापा जाता है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी बात की, और हमने डेली रेंज एंड एनुअल रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर की बात की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो पीडीएफ होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में जो होगा हम इसके आगे की बात को समझेंगे। ठीक है, जो आपका रहेगा, 1 मिनट मैं बता देता हूँ, हो जाए भैया, जो कि आपका रहेगा डेंसिटी के बारे में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।